माय फ्यूचर डॉक्टर्स और मैं पूर्व भैया आपका वेलकम करता हूँ इन द सेकंड लेक्चर ऑफ डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल में। सो अब मैं अगर अपने लेक्चर 1 का रिव्यू करूँ थोड़ी सी चीज़ों को देखूँ तो हमने किन चीज़ों पे बात कर ली थी। हमने बात किया था मोमेंटम, हमने बात किया था लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने अपने तीनों लॉज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। हमने मोमेंटम में बहुत एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया देखा था कि कैसे मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड लॉ पे बेसिकली फर्स्ट लॉ हमारा इनर्शिया बेस्ड था, सेकंड लॉ हमारा फोर्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं इसमें में किया था। एंड द थर्ड लॉ वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ को मैं इनर्शिया लिख देता हूँ, इनर्शिया, एंड द लास्ट वाज एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। अब ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये हम अभी जब आगे नॉर्मल और टेंशन और बहुत चीज़ अभी पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में मैंने फोकस किया बेसिकली इम्पल्स। उसके बाद हम कैसे एफबीडी समझते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। उसके बाद हम कैसे टेंशन और नॉर्मल जैसे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं और कैसे उनकी वजह से एक बॉडी को एक्सेलरेशन मिलता है, इन सब चीज़ों पे इस लेक्चर में बात करेंगे, है ना। लेक्चर 1 जिन्होंने मेरा नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर नीट फिजिक्स पुरुषोत्तम सर्च करें, and you will get that एग्जैक्ट लेक्चर ऑफ द लेक्चर 1। और वहाँ पे आप जहाँ पे आपको डाउट लगे आप प्लीज़ उस पे लाइव में पूछ भी ले, चैट पे पूछ ले, आई विल रिप्लाई आफ्टरवर्ड्स। अब इन दोनों टॉपिक के साथ साथ तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, आप लेक्चर 1 में अगर एंड में देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व करोगे कि भैया ने इसे छोड़ दिया है। तो इस लेक्चर में हम इस पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप फोर्सेस को एक्ट करने के बाद आप उसको ये दिखा सकते हैं कि दैट इज योर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स को डिनोट करते हैं हम जे से डिनोट करते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया जे जो है इम्पल्स है इसको समझे कैसे? तो इम्पल्स इज द इंटीग्रल ऑफ, it is the integral of force over a time interval. So it is integral of force over a time interval. यानी आप बात करें कि इसको कैसे लिख सकते हो तो मैं बोलूंगा J कैन बी रिटन एज इंटीग्रल एफ डी टी। और इंटीग्रल एफ डी टी का मतलब क्या है? ओवर अ टाइम इंटरवल। तो बोलता हूँ टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक समझते हैं, है ना। सो अगर इसको समझे हम तो क्या मैं इसकी यूनिट को न्यूटन सेकंड लिख सकता हूँ? बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, इम्पल्स अगर मुझे समझ में आता है इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर अ टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे अगर बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझे तो कॉमन लैंग्वेज में ये समझेंगे कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल। जो इम्पल्स का डेफिनेशन क्लास 9th में देखा था हमने, टीचर्स एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाते हैं, उसमें क्या बोला था उन्होंने कि इसमें व्हेन large amount of force acts for a very small interval of time। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं क्या कहना चाहूंगा, जैसे आपने जो डिराइव किया था F इक्वल्स टू एम, आपने बोला था ना कि हम एक बॉडी को अगर U से एम मास का U से जा रहा है और इस पे मैं फोर्स F अप्लाई करता हूं तो कुछ देर बाद इसका मास V, वेलोसिटी V हो जाती है कुछ टाइम t में। तो वहां से आपने लिखा था कि इट इज चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, तो वो फोर्स हो गया। बट एक दूसरा एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि अगर एक बॉल रखा हुआ है और एक लड़का आकर इस बॉल को किक करता है, या फिर एक कैरम का आपका बोर्ड है, कैरम बोर्ड है, और जहां पे आपने इसको इस स्ट्राइकर से हिट किया, तो इस फर्स्ट वाले केस में सेकेंड और थर्ड वाले केस में कोई डिफरेंस है? हाँ है। वो डिफरेंस क्या है कि इस फर्स्ट वाले केस में आपने फोर्स को अप्लाइड फॉर टी टाइम। समझ में आया? आपने एक बार फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद आप टी टाइम तक उसको अप्लाई करे हुए हैं। बट मैं एग्जांपल 2 और 3 पे अगर फोकस करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने जो ये फोर्स अप्लाई किया, जैसे ये बॉल रखा आपने हिट किया, तो बहुत ही डीटी टाइम के लिए हिट किया, बहुत ही छोटे टाइम के लिए हिट किया,
और तुरंत उसके मोमेंटम में चेंज आ गया, तुरंत उसकी वेलोसिटी जीरो थी, कुछ वेलोसिटी मिल गई। या फुटबॉल रेस्ट पे नहीं है, ये फुटबॉल इधर से आ रहा है, पास किया रोनाल्डो को, किसी रोनाल्डो ने किक मारा, तो उसने क्या किया, फोर्स को इधर की तरफ थी, फोर्स लगाया और उसको इधर चेंज कर दिया। तो ये फोर्स जो उसने लगाया वो बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लगाया ना। ऐसे कैरम में देखिए, आप स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो कितना टाइम के लिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आप अपना फिंगर से उसको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको सेम कंसेप्ट पे समझाऊं, तो इम्पल्स जो आपने दिया, तो अगर न्यूमेरिकली आपको मैं समझाऊं, जैसे फुटबॉल का आया तो एम यू से आया, मारने पे एम वी से चला गया। ये स्ट्राइकर इनिशियली जीरो था, बाद में कुछ इसने वेलोसिटी गेन कर ली। तो मैं अगर आपको इम्पल्स का रिलेशन जो है उसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, एफ डी टी इज टी वन बाई टी टू से, टी वन से टी टू तक को, एफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज बेसिकली डी पी बाई डी टी, है ना। एफ इज बेसिकली डी पी बाई डी टी। मैं वेक्टर्स नहीं लगा रहा, मैं चलो वेक्टर्स के बिना भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे इसमें पता है कि जे जो है वो फाइनली रिजल्ट एक वेक्टर कर देगा, तो यहाँ पे मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा, है ना। अब इसके आगे समझते हैं। अब इसके आगे डी पी बाई डी टी इसको लिख सकते हैं इंटू डी टी बिटवीन द टाइम इंटरवल टी वन से टी टी, टी टू, यहाँ से डी टी और डी टी कट के क्या बचा आपका, इंटीग्रल डी पी। और अब मैं बोलूँगा कि मोमेंटम विल वेरी फ्रॉम पी वन मोमेंटम टू पी टू मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज लिखा ना आपने, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, विच इज चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि आपका जो इम्पल्स है इट इज इक्वल टू, सो अगर बोलू, सो इम्पल्स इज सेम एज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और अगर आप बोले यूनिट, तो दोनों का यूनिट, मतलब इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखते हैं मोमेंटम को, और मैंने बताया इम्पल्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन सेकंड। तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ लिया था अपने यूनिट डायमेंशन वाले लेक्चर में। तो अब मैं अगर बात करूं, तो आप अगर एफ डी टी से कंपेयर करें, तो आपका इम्पल्स मैक्सिमाइज आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप एक बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें छोटे टाइम के लिए, या एक एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें एक बहुत बड़े टाइम के लिए। इन दोनों चीजों में आप इम्पल्स का चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो बेसिकली इम्पल्स का रिलेशन ऑफ फोर्स से लिखते हो, फोर्स मोमेंटम में जो रिलेशन उसके अकॉर्डिंग मुझे फाइनल क्या मिला, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, विच इज जे इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी, सॉल्विंग विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा, और मुझे समझ में कैसे आएगा, इस एग्जांपल से, अ बॉडी ऑफ मास 15 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी, दिस इज टू बी स्टॉप बाय अ रेजिस्टिव फोर्स इन 15 सेकंड। यानी आपको इवेल्युएट करना फोर्स को, तो इनिशियल अगर मैं सॉल्व करूं, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, it will be 15 into 10 which is 150 kilogram meter per second, ठीक है। what is the final momentum, बॉडी रुक गई, फाइनल मोमेंटम इज 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स, इट इज इक्वल्स टू P final minus P initial upon time taken. What is the P final, आपका है 0 minus 150 upon time is 15 which is minus 10 न्यूटन। यहां से आपको क्या समझ में आया कि दिस अमाउंट ऑफ फोर्स क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, बिल्कुल। सो 10 न्यूटन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इन किधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cricket ball of mass 250 ग्राम moving with velocity 24 मीटर पर सेकंड is hit by a bat. So ये वाला केस क्या हो गया, मूविंग बॉडी रेस्ट पे आ गई। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, so cricket bat of ball of mass 250 ग्राम moving with velocity ये दे रखी है, so that it acquires a velocity of इतना in opposite direction। अच्छा,
अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब अगर मैं एक को आई कैप ले रहा हूँ, तो अगर मैं अब मुझे वेक्टर में करे तो ज़्यादा मजा आएगा। अगर मैं वेक्टर्स में करूँ तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये जो बॉल है ये पहले इधर जा रहा है, उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन इधर आ गया, यानी पहले जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, मारने के बाद किधर आ गया 28 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट आ गया। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। तो मोमेंटम इनिशियल को वेक्टर में क्या लिख सकते हैं? मास 250 ग्राम, ग्राम में, किलोग्राम में कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 24 आई कैप। इसके लिए क्या लिखेंगे? व्हाट इज योर पी फाइनल वेक्टर? 0.25 इंटू -28 आई कैप, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप ये बोलेंगे कि देयरफॉर फोर्स विल बी पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। सो अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा -0.25 इंटू 28 आई कैप। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँ क्योंकि आगे दोनों को -0.25 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 0.25 इंटू 24 आई कैप अपॉन टाइम कितना है 1/100, यानी 0.01 सेकेंड। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा आपका? -0.25 कॉमन आ गया, -2.25 कॉमन आ गया इंटू 28 और 24 का आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि माइनस साइन है, 52 अपॉन 0.01, ठीक है। और सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है आपका 0.01 से 0.01 कैंसिल, और ये पूरा किधर की तरफ है? नेगेटिव आई कैप। सॉल्व कीजिए 25 इंटू 52, यू विल गेट इट एज सॉल्व करके 1300 न्यूटन। अब नेगेटिव साइन किधर क्या बता रहा है आई कैप? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि द फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 किलोग्राम is moving along x direction with velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का along y डायरेक्शन में फॉर 1 सेकंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो इस पे एक सबसे पहले लॉजिक से समझते हैं। इसमें लॉजिक से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है वो y में लगा है। अगर फोर्स y में लगा है तो मोमेंटम भी सिर्फ y में चेंज आएगा, x में कोई मोमेंटम चेंज नहीं आएगा, यानी अपना आंसर को हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारा एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज मोमेंटम इनिशियल? इट विल बी 2 into 2 i कैप विच इज 4 i कैप। पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा था। अच्छा, फोर्स वेक्टर कितना है y डायरेक्शन, यानी 4 j कैप, ठीक है। अच्छा, p फाइनल मैं चलो मान लेता हूं कि p फाइनल इज 2 into v वेक्टर, और v वेक्टर मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो मैं अगर कंपेयर कर लूँ अपनी इक्वेशन को, f वेक्टर इज p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। You can write it as 4j cap equals to 2v vector minus 4i cap अपॉन में टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। कितना आ रहा है यहाँ से आपका v वेक्टर इज 4i cap, इधर आ गया 4i cap प्लस 4j cap अपॉन 2। हाउ मच यू आर गेटिंग? 2i cap plus 2j cap। दिस इज व्हाट योर वेलोसिटी वेक्टर। आपसे कोई पूछे बताइए इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 square plus 2 square which is how much 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी थी इधर की तरफ 2i कैप वाली, इसमें कोई चेंज आया है नहीं, देखिए अभी वैसे ही है। तो जो फोर्स y में लगा था उसकी वजह से चेंज किधर आया, उसकी वजह से चेंज आपका y में आया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर देखिए तो इम्पल्स रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट 4 सेकंड, देखिए आपका फोर्स जो है 10 + 2t, क्या ये आपका फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, आपका ये फोर्स जो है ये टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है। यानी अगर आप इसको समझें तो क्या लिख सकते हैं
इम्पल्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, और टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फर्स्ट 4 सेकेंड यानी 0 से लेके 4 सेकेंड। करिए सॉल्व। 10 प्लस 2t dt जिसको इंटीग्रेट करेंगे आप कहाँ से कहाँ, 0 से 4, विच इज इक्वल्स टू 10t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2। कंपोनेंट्स किया मैंने इसका 0 से 4। जी 10 के बगल में कुछ नहीं था, इंटीग्रल डी टी क्या हो जाएगा 10t, 2 इंटू टी का इंटीग्रल क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व कर लिया आपने, क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। हाउ मच यू आर गेटिंग 40 प्लस 16, इधर वाला तो पूरा 0 हो गया, 56 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, अब आ जाते हैं हम कंसेप्ट ऑफ एफबीटी फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी आप डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे तो ये वाला टर्म आपको बहुत बार सुनाई देगा, कहीं भी आप बुक्स में मेंशन करें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम एज अ क्वेश्चन पढ़ते हैं, एज अ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो एक सिस्टम कुछ भी अगर हो तो उस पर 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज होती हैं, ठीक है। अब मैंने किसी एक बॉडी पे अप्लाई किया फोर्स, जैसे मैंने एक बुक और उसके बगल में एक मेरा वॉच रख दिया, तो अगर मैं बुक और वॉच को कांटेक्ट में रखूं, बुक को पुश करूं तो दोनों साथ मूव करते हैं, है ना। अगर मैंने अपने पाम पे ये फोन रखा, ये पेन रख दिया, मैं पाम को ऊपर कर रहा हूँ, देख रहे हो ये आपका साथ में मूव कर रहा है। लेकिन अब मैं अगर कंपेयर करूं या अप्लाई करना चाहूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वो तो हमने सिंगल बॉडीज के लिए पढ़ा है ना। तो अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं तो इट हैज मोर देन वन बॉडी, ठीक है। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें हमने पढ़ा कि हम हर अकेले बॉडीज पे लगाते हैं, है ना। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसमें हमने क्या पढ़ा कि अप्लाइड फॉर सिंगल बॉडीज। अब अगर मेरा ये दोनों आइडियाज को कंबाइन करे तो मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा एफबीटी। एफबीटी करता क्या है, एफबीटी में हम क्या करते हैं कि हम हर एक बॉडी को सेपरेटली ऑब्जर्व करते हैं। ईच बॉडीज आर ऑब्जर्व्ड सेपरेटली वन बाय वन। इसका स्टेप क्या होगा, एवरी ड्रॉ करने का स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप मैं लिखूंगा सेपरेट द बॉडी, है ना। सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिस्टम, है ना। और उसके बाद एंड ड्रॉ इट्स एग्जैक्ट शेप एंड ओरिएंटेशन। शेप पर ओरिएंटेशन करने का मतलब क्या हुआ, जैसा उसका शेप, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, डिस्क है तो डिस्क, कैसा भी बनाए उसके एग्जैक्ट शेप का हो और उसके एग्जैक्ट ओरिएंटेशन का हो। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे कि जो भी फोर्सेस हैं, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, शो ऑल द फोर्सेस नोन और अननोन, दोनों तरह के एक्टिंग ऑन इट। तो मेरे फोर्स नोन है या अननोन है, दोनों को उस पर आपको शो करना है। और शो कहां पे करेंगे, है ना, शो कहां पे करेंगे, तो एट रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे वो अप्लाई हो रहा है वहां पे उसको हम ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको
टेंशन और नॉर्मल फोर्स दोनों को पे मैं ड्रॉ करके इंडिविजुअल दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा सीखने में आपको। जैसे टू फोर्स F1 F2 एक्ट कर रहा है 50 और 60 न्यूटन का। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस? अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो मेरा सिंगल बॉडी है। सिंगल बॉडी अगर हम रखें और यहाँ पे अगर हम फोर्सेस को देखें तो मुझे सबसे अच्छा रिजॉल्व करना चाहिए फोर्सेस को, है ना। तो इस कंसेप्ट को अगर समझते हुए देखें तो इसमें मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ और साथ में सॉल्व भी कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्या पढ़ा रहा हूँ ये देखिए, क्वेश्चन बेसिकली मैंने कंसेप्ट के लिए डाला है। तो अगर मैं बात करूं कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दो से ज्यादा एक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों में एक्ट, जैसे यहाँ पे आपको एक्स वाई में दिख रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों में अगर एक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो हाँ, हमें रेफरेंस फ्रेम देखना पड़ेगा। अच्छा, अर्थ घूम रहा है, ये सब बोलोगे तो सब भैया अर्थ भी रेस्ट पे नहीं है, तो नहीं, अर्थ बहुत बड़ा मास है और सारे ऑब्जर्वेशन हम उस पर रह के करते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ग्राउंड इज एट रेस्ट। और ग्राउंड इज एट रेस्ट में अगर मैं मल्टीपल बात करूं फोर्सेस की, तो एफ वेक्टर वाज एम इनटू ए वेक्टर। अगर इसको भी और बाइफरकेट करूं मैं अपने तीन पोर्शंस में, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो एफ एक्स होगा दैट विल बी ए एक्स, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी एम इनटू ए, लेकिन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स विल बी इक्वल टू एम इनटू एक्स। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई विल बी हाउ मच, m into ay, and summation of all the forces in z will be m into az। यानी यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फोर्सेस x में अप्लाई होंगे उनकी वजह से x में एक्सेलरेशन आएगा, जो y में अप्लाई होंगे उनकी वजह से y में आएगा, और जो z में होंगे उनकी वजह से z में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो FBD आपको इसमें समझ में आ जाएगा, बट मैं और प्रॉपरली बनाऊं अगर, तो इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर हम देखें तो इधर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, F2 इज हाउ मच, 60 न्यूटन। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है ये कुछ इधर कर रहा है ना, कितने का, 50। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए पूरा 127 है, तो ये क्या 37 हो गया। ओके, कंपोनेंट्स लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 cos 37, ये कितना हो जाएगा 50 sin 37। ओके, हाउ मच इज द 50 cos 37? cos 37 वैल्यू क्या होती है 4/5। कितना आ गया आपका, यहां से आ गया आपका 40। ये कितना आ गया आपका sin 37 3/5 10, ये आ गया आपका 30। अब अगर आप x में देखें तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स इन x डायरेक्शन? तो इधर की तरफ 60, इधर की तरफ 30 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, राइट साइड 30। y में तो अगर वेक्टरली आप लिखे तो चलिए ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा F1 वेक्टर इज -30 i कैप प्लस 40 j कैप। वैसे ही F2 वेक्टर इज हाउ मच, इट इज ओनली 60 i कैप। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, इट इज 30 i कैप प्लस 40 j कैप। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेलरेशन अब निकालिए बच्चे, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन नेट, it will be F vector net upon mass, which is how much 30 I cap plus 40 j cap upon में 5, how much you are getting 6 I cap plus 8 j cap, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर और आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो आपका फोर्स x में है, मैं इस कंसेप्ट को लेते हुए समझाता हूँ, तो जो फोर्स x में है उसकी वजह से x में मिलेगा, implies that 30 will be equal to 5 into x, implies that ax equals to 6। तो यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका जिस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसकी वजह से उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ वाई इज एम इंटू ए वाई। एफ वाई कितना है आपका 40 इज 5 इंटू ए वाई कितना आ गया आपका 8। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट यू आर गेटिंग 6 i cap plus 8 j cap। ओके,
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। अच्छा, यहाँ पे अगला पोर्शन मेरा है टेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन? So tension, I will say tension is a force which acts on a body when the string is taut. अब टेंशन लगता क्या है, लगता कहाँ पे है ना? टेंशन हम देख सकते हैं हमारे स्ट्रिंग में, वायर, रोप, थ्रेड, ऐसा कुछ भी हो, इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज अ टेंशन। अब टेंशन एज अ फोर्स आप डिफाइन करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेंशन? किसी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? तो व्हेन द स्ट्रिंग इज टाउट, when the string is taut under application of force, under the application of force, then the force in the string is the tension, then force in string is tension। ठीक है ना? अच्छा, ये एक मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, दिख रहा हो आपको, दिख रहा होगा, टी की तरह मैंने एक्ट किया है। अच्छा, डायरेक्शन वगैरह कैसे एक्ट कर रहा है वो समझाने से पहले मैं ये समझाना चाहूंगा, एफबीडी का कंसेप्ट भी आपको बहुत क्लियर होगा यहाँ पे, है ना? जैसे देखिए, मैंने क्या किया, सीलिंग से एक मास एम को हैंग कर दिया। अब मैं एफ बी डी की बात करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो क्या इस मास एम को अगर मैं अलग से दिखाऊं तो नीचे की तरफ कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। वो किसकी वजह से कर रहा होगा? इसकी वेट की वजह से कर रहा होगा। नीचे एक्ट कर रहा होगा कितना? एम जी। अच्छा, ये जो अपना मास है, ये रुका हुआ है या चल रहा है? ये रुका हुआ है ना? इसका मतलब कोई तो फोर्स है ऊपर की तरफ जो इसको बैलेंस किए हुए है। दैट फोर्स द स्ट्रिंग इज द टेंशन। क्लियर हो रहा है? अच्छा, वैसे ही आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी अगर बात करूं मैं, तो उस पे ऐसा कुछ है, और इसकी टेंडेंसी क्या है? अगर वो वेट बहुत ज्यादा लगा तो ये दीवार क्रैक कर जाएगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसके पास टेंडेंसी किधर की तरफ है? फोर्स नीचे की तरफ है जो उसको पुल कर, दैट इज द सेम टेंशन फोर्स। अच्छा, ये जो अपना रोप है, इसकी अगर बात करें तो इस पे कैसा होगा? अब ये रुका हुआ है, इसका मतलब बाय द थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा होगा तभी रुका होगा, नहीं? सो दैट्स व्हाई आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि मेरे इस क्वेश्चन वाले फिगर को अगर हम इलेबोरेटली देखें तो ये सारे कंडीशंस मेरे बन सकते हैं, है ना? यहाँ पे मैं अगर इस फोर्स और इस टेंशन को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर द ग्रीन वन जो मैंने ब्रैकेट किया है, इन दोनों टेंशन के बारे में क्या लिख सकता हूँ? क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो क्या ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ मेरे एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्योंकि वहां पढ़ा था ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स, और वो दोनों सेपरेट बॉडी पे लगता है। बिल्कुल। सो दिस टेंशन एक्टिंग ऑन द, कौन सा टेंशन? दो टेंशन एक्टिंग ऑन द मास m एंड द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस टू आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस में, जो हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो देख रहे हो आपने थ्रेड से इसको होल्ड कर रखा है और इस मास को आप खींच रहे हो, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, सारी चीजें अभी रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे। तो क्या आप ये बोलोगे कि आपका जो ये हैंड वाला है पॉइंट है, तो मैं अगर एफ बी डी बनाऊँ कंप्लीट वे में, तो यहाँ पे जो एफ बी डी बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे जो एफ बी डी बनेगा वो पहले ब्लॉक के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको,
तो आप बोलोगे भैया इसका इधर की तरफ टेंशन होगा। mg को मैंने देखता हूँ, मैं अब सिर्फ टेंशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी तरफ टेंशन होगा भैया। अच्छा भैया इधर जो हैंड था उस बंदे का, जो इस बंदे का हैंड है, इसने पकड़ रखा है, इसकी वजह से टेंशन किधर होगा भैया, इधर होगा। तो टेंशन कैसा होगा, इट इज अ पुलिंग फोर्स जो दोनों साइड के बॉडी को पुल कर रहा है। अच्छा इसके बीच में जो थ्रेड है इसमें कैसा होगा, तो इसमें इस तरफ वाले में किधर होगा, हाँ, इधर की तरफ, और इस तरफ वाले में टेंशन किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है ना, सेम कैसा, मैंने सेम इस तरफ से मैंने ऑब्जर्व किया, देखो ध्यान से। तो अब मैं इसमें फिर से एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, पहला कौन सा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अगर मैं इस फोर्स को देखूं, इस टेंशन को देखूं और इस टेंशन को देखूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। कौन कौन सा, क्यों, क्योंकि द टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, टेंशन अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, कौन सा टेंशन, ये वाला, इज इक्वल टू द फोर्स experienced by block on string, है ना। सो ड्यू टू स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक जैसा होगा वही फोर्स एक्सपीरियंस बाय ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग होगा, और ये कैसा होगा, एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखें तो क्या ये टेंशन और ये टेंशन भी सेम एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, कौन सा, सो इट इज द टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द हैंड एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑन द स्ट्रिंग, ये दोनों भी कैसे होंगे, आपके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। सो हम अगर टेंशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि रोप को मैं ले रहा हूँ, स्ट्रिंग को ले रहा हूँ, तो हमने जो रोप और स्ट्रिंग लिया यहाँ पे ये आइडल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल, दैट इट इज मासलेस, दैट इट इज होमोजेनस। अच्छा मास हो जाएगा तो क्या होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट हम क्या बोलते हैं, दैट स्ट्रिंग इज मासलेस, दैट स्ट्रिंग इज होमोजेनस। और डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इट इज ऑलवेज trying to pull the body, so tension always tries to pull the body towards string। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन इस पे आगे कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सो जब भी दो बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, सो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, दो बॉडीज जब हमने कांटेक्ट में रख दिया और हमने एक फोर्स लगाया, जो प्रेस किया मैंने एक दूसरे की तरफ, ठीक है, और इसमें एंड अदर बॉडी, तो दो बॉडी कांटेक्ट रख दिए, और अदर बॉडी मतलब दोनों में से कोई एक, अदर बॉडी प्रेसेस द फर्स्ट, कोई भी इसमें हो सकता है, प्रेसेस द फर्स्ट, देन उस कंडीशन में क्या होता है, देन उस कंडीशन में दे अप्लाई equal and opposite forces on each other, ठीक है। और ये जो फोर्सेस होते हैं ये कैसे हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए मेरे, बाय द कंसेप्ट ऑफ थर्ड लॉ। तो और अगर ये मेरा सरफेस, तो ये पहला कंडीशन क्या हुआ कि दो बॉडीज को रखा हमने, दोनों दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन ईच अदर by the concept of action reaction pair, and if the surface is frictionless, स्मूथ फ्रिक्शनलेस होगा तो अलग बात है, रफ होगा तो अलग बात है, दोनों कंडीशन में हो जाएगा। बट अभी बोलो कि अगर फ्रिक्शनलेस है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, देन दिस फोर्स
एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? इसलिए इसका नाम है नॉर्मल। एट परपेंडिकुलर है ना, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आप बोलेंगे भैया कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा किसी बॉडी पे, अगर मुझे बनाना है, मुझे बना के दिखाना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद एक और अच्छा एग्जांपल करेंगे। जैसे मैंने एक सरफेस ले लिया, है ना, कोई भी सरफेस लिया, इस सरफेस पे मैंने एक मास स्मॉल एम रख दिया, है ना। अब मैं इस मास का एफपीटी अगर बनाऊं तो सबसे पहले आप ये बताएंगे ना कि इस पे एक वेट लगेगा नीचे की तरफ कितना, mg का। अब मैंने इस पेन को अपने हाथ पर रख दिया, मान लिया टेबल है, तो क्या ये पेन नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा ना, ये रुका हुआ है। इसका मतलब कोई एक फोर्स है ना जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसको रोके हुए। दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इज नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, यानी टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड प्रेसेस ईच अदर, यानी अगर स्मॉल एम को मैं रख दिया, स्मॉल एम इसको प्रेस कर रहा है किससे? mg से। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ईच अदर, यानी अगर इस टेबल ने इस पे नॉर्मल ऊपर लगाया है तो ये एम नॉर्मल इस पे किधर लगाएगा? नीचे की तरफ। सो फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस भी ये स्मूथ सरफेस है मेरा। Then force acts perpendicular to the surface at point of contact. This is known as normal reaction. अच्छा, ये जो normal reaction है, ये N और N, यानी the reaction experienced by block due to table and the reaction experienced by table due to block are in equal in magnitude and opposite direction. So they are also which kind of pair? Action reaction pair. अच्छा, अब देखते हैं अपने इस फिगर को, है ना। इस फिगर को अगर मैं अकेले को अलग से ही ड्रॉ करूं तो मेरा एफबीडी कैसा बनेगा? इस फिगर को मैं अलग से ड्रॉ करूं, जैसे ये अपना ब्लॉक होगा। अब देखिए एफबीडी कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं मैं ताकि आपसे कभी गलती ना हो, बाकी सब चीज़ों को नहीं समझना, बस इसको एफबीडी ड्रॉ करना सीख जाना है। अब जैसे ये ऐसे रखा हुआ है तो कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है? सबसे पहले तो इसका सेंटर पे क्या लगेगा? नीचे की तरफ mg, इसका वेट। अच्छा, ये जो लेफ्ट पॉइंट है ये इससे कॉन्टैक्ट है परपेंडिकुलर, ये इस पे किधर की तरफ नॉर्मल लगाएगा? इधर की तरफ, विच इज हाउ मच? n2, जो इसमें दिया हुआ है। अच्छा, नीचे वाला किधर लगाएगा? इस पे जो लोअर मोस्ट सरफेस है वो इसको ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है ये इसको इधर प्रेस कर रहा है इस वाले को, इसलिए इसने इस पे परपेंडिकुलर n2 इधर लगाया। फिर ये ब्लॉक नीचे वाले को इधर प्रेस कर रहा है नीचे, तो ये इस पे नॉर्मल किधर लगाएगा? बिल्कुल ऊपर, कुछ n वैल्यू का। अच्छा, तीसरा, ये इस वाला किधर प्रेस कर रहा है? राइट साइड, तो ये नॉर्मल किधर लगाएगा? इस पे लेफ्ट में कितना? n1। सो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे नॉर्मल लगा? इज इट क्लियर? और आप मुझसे पूछो कि भैया ये रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये रेस्ट पे क्यों है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रेस्ट पे इसलिए क्योंकि टेंशन किसके बराबर है? mg के बराबर है। ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि मेरा नॉर्मल mg के बराबर है। ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि मेरा जो नॉर्मल है ऊपर की तरफ, फोर्स इन y विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ mg, और भैया इधर वाला नॉर्मल राइट वाले नॉर्मल के बराबर है, यानी n1 विल बी इक्वल टू n2। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। So boxes A and B of mass इतना इतना are placed on a smooth horizontal plane. A man pushes horizontally the 1 kilogram block with the force of 6 Newton. Find the acceleration and the reaction force between the boxes. ठीक है, तो क्वेश्चन करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा से हमें समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पूरे को अगर हम सिस्टम माने ए और बी को साथ में, तो क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे। और दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि भैया
जो मेरा एफ नेट है, ये एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों मास का एक्सेलरेशन सेम होगा। ओके, सो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि भैया F इक्वल्स टू नेट मास इज 1 + 2 into my acceleration A, which is how much? 6 इक्वल्स टू 3A, यहाँ से A आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और लॉजिक लगाते हैं, ये तो मेरा A निकाल लिया मैंने। मैं ये बोलता हूँ कि दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बोलते कि दोनों का कंबाइंड मास लेते हैं। सो इसमें कंसेप्ट ये यूज करते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि बोथ will move together with same acceleration A, ऐसा मैंने मान लिया। आइए एफपीटी बनाते हैं, बहुत आराम से बनाएंगे, सारी चीज़ों को समझते हुए एक एक चीज़ आप समझेंगे इसमें, ठीक है ना। ए वाला ये है, तो एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम इंटू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 न्यूटन्स। और कुछ फोर्स कितना लग रहा है राइट साइड में, कितना? 6 न्यूटन। 1 किलोग्राम वाले फोर्स लगाया ना आपने। अच्छा, क्या ऊपर की तरफ मेरा एक नॉर्मल एक के ऊपर क्या ग्राउंड लगाएगा? लगाएगा ना, ये इसको प्रेस कर रहा था जो हमने यहाँ पढ़ा था, लगाएगा। अच्छा, दूसरा सरफेस, जो जितने सरफेस ऑफ कांटेक्ट होंगे उतना नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसे कितने सरफेस कांटेक्ट है, ये वाला और ये वाला, तो नीचे वाले की वजह से एजी ऊपर आ गया। ए वाला बी को किधर प्रेस कर रहा है? राइट साइड, तो बी वाला ए पे किधर लगाएगा? इधर की तरफ। नॉर्मल किसकी वजह से? ए बी की वजह से। और ये मान के चलते हैं कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, इधर की तरफ कुछ ए है। अब मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इसके लिए कि मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है भैया, तो नॉर्मल ड्यू टू ए जी विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। डन। अच्छा, सेकंड क्या लिख सकते हैं? वो राइट साइड मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स इन एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? नेट फोर्स इन एक्स इक्वल्स टू 6 minus NAB will be equal to how much? 1 into A, which is how much? 6 minus NAB equals to A, 1 into A का। ये इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं अपने B वाले के लिए बनाता हूँ। B वाले के लिए नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ नॉर्मल ड्यू टू नॉर्मल ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? नहीं, फोर्स तो पहले वाले के ऊपर एक्ट हुआ ना। अब ये मूव, अब लॉजिक से भी समझ में आ रहा है कि अगर ए पे पुश करेंगे बी साथ में मूव करेगा। मूव कर किसकी वजह से रहा है? ये जो बी ने ए पे लगाया, ए ने बी पीछे की तरफ, तो ए वाला बी पे किधर लगाएगा? राइट साइड में, और सेम वैल्यू का बाय द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि भैया एन बी जी इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 20 न्यूटन। एंड एन, अच्छा एक्सेलरेशन इसका भी ए होगा, एन ए बी इक्वल्स टू हाउ मच? मास 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, यानी कितना आ गया? एन ए बी इज 2A। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं साथ में लिख दूं तो क्या बोल दूंगा? दोनों को अगर ऐड कर दें तो फर्स्ट और सेकंड वाले को तो क्या बोल सकते हैं? 6 माइनस एन ए बी इज ए, और यहाँ से क्या आ गया? एन ए बी इज 2A, दोनों का सम ले लिया, तो 6 इक्वल्स टू हाउ मच? 3A। यहाँ से आपका A कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही जो हमने पहले वाले में निकाला था। ये देखिए यहाँ निकाल लिया था हमने पहले, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और क्या मिल जाएगा? एन ए बी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन ए बी? आप बोलेंगे भैया 2 इंटू 2 विच इज 4 न्यूटन। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ऑल द फोर्सेस। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैंने थ्रेड वाला क्वेश्चन, टेंशन वाला क्वेश्चन दिया। तो मास m1 m2 दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने फ्लोर से, और ये आपका
ब्लॉक ए को आपने पुल किया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय कनेक्टिंग देम। तो सबसे पहले तो ये पता है ना, मैं इसको फिर से ऐसे लेता हूँ कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेगा। So let that acceleration be, let the acceleration of both blocks be a। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एफवीडी ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, पूछ कह रहा है एक्सेलरेशन और टेंशन, ठीक है, लेकिन मैं सारी चीजों को निकालता हूं। जैसे बी वाले का, पहले बी वाले का बनाते हैं, पैरेलल में ए वाले का भी देख लेते हैं। तो बी वाले का नीचे की तरफ क्या होगा, इसका मास क्या है, बी वाले का m2 है, तो आप बोलेंगे भैया नीचे की तरफ क्या हो जाएगा m2g, इसका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा m1g। फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, इधर की तरफ कितना हो रहा है f। क्या इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं अभी तो नहीं हो रहा है, f तो नहीं हो रहा। अच्छा, नॉर्मल कुछ लग रहा है इस पे, तो नॉर्मल आप बोलेंगे हाँ भैया जो ए वाला है उस पे नॉर्मल ए वाले पे कौन लगा रहा है, आपका ग्राउंड लगा रहा है। उसके अलावा अब इसकी टेंडेंसी राइट जाने की होगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग किधर पुल करेगा, मैंने क्या बताया था, टेंशन पुल द स्ट्रिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंशन इधर पुल करेगा। अच्छा, ये जो बी वाला ब्लॉक है, कॉमन सी बात है, अगर इसको खींचोगे तो ये बी वाला साथ में आएगा। बी वाला साथ में कौन सी फोर्स की वजह से आएगा, वो कौन सा फोर्स होगा, टेंशन, और किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो सेम कंसेप्ट जो आपने यहां देखा था, देखिए इस फिगर को समझते हुए देखिए, वैसे आपका यहां होगा, ठीक है। अब अगर आप इस टेंशन की बात करते हैं तो अब दोनों फिगर का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ए। अच्छा, इसमें एक और फोर्स नॉर्मल ड्यू ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। अब मैं अगर अपने फोर्सेस को लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल ड्यू टू, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड इज हाउ मच, n2g, तो ग्राउंड इज m1g। अच्छा, ये राइट मूव किसकी वजह से कर रहा है, टेंशन की वजह से कर रहा है, तो टेंशन इज हाउ मच, m2 है। इसमें क्या बोलोगे, एक्सल राइट किसकी वजह से कर रहा है, तो नेट फोर्स राइट में कितना होगा, f राइट है t लेफ्ट है, तो नेट फोर्स इन x इज हाउ मच, f माइनस टी विच इज m1a। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ, फिर से सॉल्व करते हैं। f माइनस टी इज m1a एंड t इक्वल्स टू m2a। अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं तो मेरा t से t कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, f is how much, m1 plus m2 into a, implies that a कितना आ गया, f upon m1 plus m2। अच्छा, what is the value of tension, तो tension is m2 into a which is how much, m2 into f upon में how much, m1 plus m2। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन। So horizontal force is applied on a uniform rod of length L kept on a frictionless surface. What is the tension in the rod at a distance x from the end where the force is applied? अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ा था आइडल पढ़ा था, जो पिछले वाले में पढ़ा, थ्रेड वाले में पढ़ा, इसमें स्ट्रिंग का कोई मास नहीं था। बट अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपका मास आ गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट में ये बताऊंगा कि जहां पे टेंशन निकाल पूछ रहा है आपसे, उसके दोनों तरफ के जो रॉड है या रोप का कंटेंट है उसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो अगर इसके लेफ्ट पोर्शन को देखो जिसका x डिस्टेंस है, और दूसरे पोर्शन को क्या देखूंगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स। तो ये दोनों अलग अलग मास दे देता हूं मैं, और इसके बीच में एक वायर जोड़ दीजिए जिसका टेंशन क्या है, बस आपको इस कंसेप्ट पे वर्क करना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर दोनों समय देखा मैंने कि फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन टोटल मास। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स अपॉन टोटल मास निकाला हमने। वैसे ही इसका एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं, तो ये समझ में आ रहा है ना कि अब मैं थोड़ा सा एक पेस बढ़ा देता हूँ कि मुझे जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा ये होगा कैपिटल F अपॉन कैपिटल M, अगर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द रॉड, तो है ना। तो यहाँ पे मैं एक एजम्पशन चलो ले लेता हूँ कि लेट द टोटल मास बी M। यहाँ पे ये एजम्पशन ले लेते हैं कि लेट द टोटल मास बी M।
लेट टोटल मास बी कैपिटल एम। ये एजम्पशन मैं इस पे एक ले लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि एक्सेलरेशन तो एफ बाई एम हो गया, लेकिन अब मैं इसका एफ बी डी अगर ड्रॉ करूँ, इसका एफ बी डी ड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा? इस पे राइट साइड आपका फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसके एफ बी डी में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है एक्स वाला, इसका अगर देखूँ तो इसका एफ बी डी कैसा बनेगा? पहले तो इसका मास लिख लेते हैं। इसका मास कैसे लिख सकते हैं? इसका मास लिखने का तरीका आप यूज़ करेंगे। पहले हम इसका मास लिख लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसका लेंथ x है, तो आप ये बोलेंगे कि जो कैपिटल मास था ये कैपिटल लेंथ का था। तो कैपिटल स्मॉल एक्स लेंथ का मास मैं बोलता हूँ कि कुछ m डैश हो गया। इट विल बी ऑफ द x। सही है, यानी m डैश की वैल्यू क्या हो गई? m x बाई एल। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टोटल मास कैपिटल एम है तो एक्स का मास कितना हो गया? तो क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या हुआ? जितना मास होगा उतना लेंथ होगा। अच्छा, अब एफ वाले इसका एफ बनाते हैं। यानी इस पे कैसा एफ बनेगा? इस पे जो टेंडेंसी होगी वो कैपिटल एफ किधर लगाया आपने? राइट साइड लगाया। लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड लगाया आपने, इसकी टेंडेंसी है, तो इसका मतलब इस पर टेंशन किधर एक्ट करेगा? टेंशन इसके अपोजिट में एक्ट करेगा, है ना? टेंशन इसके अपोजिट में अगर एक्ट किया तो अब मैं अगर एफ देखूं तो उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए होगा। अच्छा, आप बोलोगे भैया नॉर्मल पे दिखाइए, चलिए कि नॉर्मल पे दिखा दो। एम डैश जी नीचे, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड ऊपर। तो नॉर्मल यहाँ से, तो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ नहीं निकालेंगे, बट हम चाहें तो लिख सकते हैं कि नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड इज एम डैश जी विच इज एम एक्स जी बाई एल। बट नहीं पूछा तो चले चलता है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसा है? तो हॉरिजॉन्टल में आप क्या बोलोगे कि भैया मेरा जो फोर्स है एफ माइनस टेंशन क्या है? टी, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? नेट फोर्स इन एक्स विच इज इक्वल्स टू एम डैश इनटू माय एक्सेलरेशन ए, है ना? अब मैं एफ माइनस टी इक्वल टू एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? एम एक्स बाई एल इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा? कैपिटल एफ बाई कैपिटल एम। कैसे एम और एम कट गया? बिल्कुल। इसको और क्या लिख सकते हैं? एफ माइनस टी इज एफ एक्स बाई एल implies that t equals to एफ माइनस एफ एक्स बाई एल। एफ कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया? 1 माइनस एक्स बाई एल इज द नेट टेंशन। ठीक है, आइए। Two blocks are kept in contact on a smooth surface. Draw the normal force on A exerted on B by A on B। अच्छा, इसको अगर समझूं मैं, तो अगर A का एफ बनाऊं तो क्या होगा? नीचे की तरफ क्या होगा? एम ए जी। ऊपर की तरफ नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड। अच्छा, बी का कैसा होगा? मास ऑफ बी इंटू जी। ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्मल और बी ड्यू टू ग्राउंड। ए और बी के बीच में फोर्स एग्जर्ट आप कैसे निकालोगे? क्या ए बी को प्रेस कर रहा है? आप जैसे ए ने ग्राउंड को प्रेस किया तो ये सही आया, बी ने ग्राउंड को प्रेस किया तो ये आया। क्या ए और बी में कोई प्रेसिंग फोर्स है? नहीं। सो नॉर्मल बिटवीन ए बी विल बी इक्वल टू 0 इन द गिवन कंडीशन। ठीक है, सो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? ए डज नॉट पुश ब्लॉक बी एंड वाइस वर्सा। कोई ब्लॉक एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा, सो नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं एक्ट करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। टू स्फीयर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल बॉल्स। ड्रॉ द एफबीडी। सिर्फ एफबीडी बनाना है आपको। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे इतना एफबीडी होता है। ए वाले के फिगर को अगर देखो तुम, तो उसके लिए कैसा बनेगा? अगर सिर्फ ए वाले के फिगर को देखो तो कॉन्टैक्ट पॉइंट कितने हैं मेरे? एक लेफ्ट दीवार है, एक नीचे वाला वॉल है, और एक बी के साथ वाला है। यानी मैं अगर ए को मैग्नीफाइड व्यू में बनाऊं ए वाले का,
तो कैसा बनेगा, एक तो बोलोगे कि भैया इधर वाला नॉर्मल इस पे लगाएगा एक 1, नीचे वाला किधर लगाएगा, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। अच्छा तीसरा कौन लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा नॉर्मल, कौन, नॉर्मल बिटवीन ए बी। ठीक है, वैसे आप मुझसे पूछोगे भैया बताओ बी का कैसा बनेगा, तो मैं बोलूंगा बेटा बी का कैसा बनेगा, इधर की तरफ कौन लगाएगा, नॉर्मल ड्यू टू वॉल, नीचे की तरफ, अच्छा इस पे नीचे की तरफ भी एक और बाकी है ना, नीचे की तरफ क्या होगा इसका, मास ऑफ ए इंटू जी। अच्छा इसका कैसा बनेगा, नीचे की तरफ मास ऑफ बी इंटू जी, नॉर्मल लेफ्ट की वजह से इंटू इधर लगा, और इसके जस्ट इधर के स्ट्रेट में बिल्कुल अपोजिट इधर नॉर्मल ड्यू टू ए बी बनेगा। और ये जो एन ए बी है ये क्या है आपका, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला आपका फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है आपका। ठीक है, आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, 2 किलोग्राम का आपका रोप है और 3 किलोग्राम का आपका ब्लॉक है, और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और आपका फोर्स कितना लगा रहे हैं आप, एफ नॉट। तो इस बार फोर्स आपको बताना है। तो मैंने आपको अब तक क्या किया था, लास्ट एग्जांपल से हमने तीनों को एक मान लिया था। वैसे अगर तीनों को अगर हम एक मान लें, तो अगर तीनों को कंबाइंड मास माने तो इस कंबाइंड मास का टोटल एम नेट कितना हो जाएगा, 5 + 2 + 3 यानी कितना हो गया, 10 किलोग्राम। ये ऊपर कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक्सटर्नल फोर्स इस पर ऊपर कितना लग रहा है, एफ नॉट, नीचे भी लग रहा होगा ना, नीचे क्या लग रहा होगा, इसका टोटल वेट कितना, 100 न्यूटन। तो अब एफ नॉट कैसे निकाल सकते हैं, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी जिधर एक्सेलरेट कर रहा है आपका एफ नेट उधर ही होगा ना, तो एफ नॉट माइनस 100 इज 10 इंटू 2। इस पॉइंट पर ध्यान समझिए, आपका एफ नॉट माइनस 100 क्यों किया मैंने, 100 माइनस एफ नॉट किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जिधर आपका फोर्स डोमिनेट करता है बॉडी का एक्सेलरेशन उधर ही होता है, दैट्स वाई मैंने लिखा एफ नॉट माइनस 100। यहाँ से आपका एफ नॉट कितना आ गया, 120 न्यूटन। अच्छा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, कैसे निकालोगे आप, नेट फोर्स ऑन द रोप कैसे निकालोगे, तो आप ये बोलोगे कि मेरा रोप का मास कितना है, मास ऑफ रोप 2 किलोग्राम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोप 4, यानी अगर मैं ये बोलूं कि नेट फोर्स ऑन रोप, तो किसी का भी नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, इट इज द मास ऑफ द बॉडी इनटू उसका एक्सेलरेशन विच इज हाउ मच, 4 न्यूटन। वैसे मुझसे पूछता 5 किलोग्राम का नेट फोर्स कितना होगा, मैं बोलता कि 5 इंटू 2 10 न्यूटन, 3 किलोग्राम वाले का 30 न्यूटन। अब मुझे अगले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप। अगर मैं निडल उस रोप को 2 इक्वल पोर्शन में बांट दूं तो ऊपर और नीचे आपका दोनों वेट हो जाएगा, है ना, यानी इसका जो सी पार्ट वाले का अगर मैं फिगर देखूं तो कैसा दिखेगा मुझे वो ऐसा दिखेगा कुछ, 5, साथ में आपका इधर, मैं इस फिगर को और थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ, है ना, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको आपके लिए, उसके बाद इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अगर आप फिगर बोलेंगे मैं बोलूँगा बेटा ये जो 5 वाला है ये तो वैसे ही रहेगा, उसके नीचे 2 किलो का होना चाहिए था, तो मैंने क्या बताया था, उसको रिप्लेस कर दो मास से, तो ये इसका फिगर कैसा बच जाएगा, ये होगा 2 किलोग्राम, एक और रो, और ये होगा 3 किलोग्राम, ऐसा होना चाहिए था। अब मैं इसके भी पीछे पूछ रहा हूँ, तो अब इसका फोर्शन और बाइफर्केट कैसा हो जाए, अच्छा इस पे ऊपर की तरफ था एफ नॉट, ठीक है, अभी मैं एफबीडी नहीं, मैं पूरा सिस्टम दिखा रहा हूँ आपको। अब इसका सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये होगा 5 किलोग्राम, नीचे रो, 2 बीच हाफ में कर दिया, ऊपर 1 किलोग्राम, नीचे 1 किलोग्राम, उसके नीचे आपका 3 किलोग्राम, और यहाँ आपका क्या होगा, एफ नॉट। आपसे टेंशन पूछा था, टेंशन 3 वायर हो गया ना मेरे पास, एक T1 यहाँ होगा टेंशन, इसमें T2 होगा टेंशन, इस वायर में मेरा कितना होगा, T3 होगा टेंशन। मुझसे कौन सा टेंशन पूछा जा रहा है, T2 वाला पूछा जा रहा है ना, तो T2 वाला टेंशन को निकालने के लिए
ये समझ में आया कि अगर मैं नीचे से शुरू मैं आपसे T2 वाले के अलावा मैं सारा टेंशन निकालता हूँ आपके लिए। तो मैं इंडिविजुअली इस क्वेश्चन को पूरे इलैबोरेट वे में आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं T3 के लिए समझूँ तो क्या बोलूँगा? इसका एफवीटी 3 किलोग्राम वाले का कैसा बनेगा? आप बोलेंगे कि भैया 3 किलोग्राम वाले का नीचे की तरफ कितना होगा? 30, ऊपर की तरफ होगा T3 और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहे हैं ना। सो T3 नीचे की तरफ 30/2, तो डोमिनेट कौन करेगा? T3, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। सो T3 minus 30 is 3 into 2. How much you are getting T3? 36 न्यूटन। ओके, अच्छा अगले वाले के लिए क्या बोलूँ? अगला वाला अगर मैं 1 किलोग्राम देखूँ तो 1 किलोग्राम वाले के लिए क्या बोलोगे? भैया 1 किलोग्राम वाले पे नीचे क्या होगा? एक तो 10 न्यूटन उसका खुद का वेट एक्ट करेगा, और T3 टेंशन कैसे एक्ट करेगा? नीचे वाले पे 3 किलोग्राम पे ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले 1 किलोग्राम पे, वही सीलिंग वाला जो एग्जांपल था, नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा? सेम T3 एक्ट करेगा। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा? आप बोलेंगे भैया ऊपर की तरफ में एक्ट करेगा टेंशन कितना? T2। और अब मैं अगर रिलेशन देखूं तो ये भी ऊपर जा रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यानी मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूँ? T2 minus 10 plus T3 is 1 into 2। सॉल्व करिए। T2 minus 10 plus 23 कितना हो गया? 10 plus 36 which is 2 implies that T2 is 36 plus 10 46 plus 2 48। ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क क्या होगा? आप मुझे बताइए आपका T1 कितना होगा। इसको एज आप अपना होमवर्क रखें। ये मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास की फर्स्ट स्टार्टिंग, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 आप यहाँ पे निकाल लें। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। एक्सट्रीमली थैंक यू।